नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर हम इंडिया के 3 फेमस बिज़नेस न्यूज़पेपर्स बिज़नेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स और फाइनेंशियल एक्सप्रेस से सबसे बेस्ट आर्टिकल्स को पिक करते हैं, उन्हें रीड करते हैं, एनालाइज़ करते हैं और ये देखते हैं कि किस तरीके से पूरी दुनिया में होने वाले इकोनॉमिक या बिज़नेस या पॉलिटिकल इवेंट्स हमारे जेब पर असर डालते हैं। जैसे हमारी इनकम, हमारे खर्चे, हमारे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू या जॉब और बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट्स किस तरीके से बदल रहे हैं, ये हम डेली हम एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे इन आर्टिकल्स को एनालाइज़ करके और इवैल्यूएट करके। तो अगर ऐसी वीडियोज़ आप रोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दें। शुरुआत करूँगा मैं आज के एक आर्टिकल्स के ओवरव्यू से। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं सारे आर्टिकल्स का। एंड यहाँ पे सबसे पहले है टैरिफ ऑफेंसिव यूएस एंड पार्टनर्स ट्रेड फायर। यहाँ पे बात चल रही है यूएस और उनके एलाइज़ की एक दूसरे के ऊपर ये टैरिफ फायर कर रहे हैं, तो देखना है कि क्या हमारे लिए कोई अपॉर्च्युनिटी है, हम फ़ायदा उठा सकते हैं, या क्या हो सकता है इससे? एज़ यूएस टेक्स लीड, इंडिया में मूव टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी। इंडिया क्रिप्टो करेंसी के हमेशा से काफ़ी अगेंस्ट रहा है, लेकिन यूएस अब इतना लीड ले रहा है, इतना प्रो हो चुका है कि अब इंडिया को भी कुछ ना कुछ मूव ऐसा लाना होगा कि वो रेगुलेट करे। निफ्टी 50 लॉन्ग्स लॉन्गेस्ट लूजिंग स्ट्रीक सिंस 96। 96 अब देखो, स्टॉक मार्केट में बोलते हैं 30 साल से ही नहीं हुआ, 25 साल से नहीं हुआ। 2 दिन नहीं लगते हमारे यहाँ कि 30-40 साल का कोई रिकॉर्ड टूट जाए। रिकॉर्ड्स स्टॉक मार्केट में डेली टूटते हैं, तो ये इस रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे। एफएमसीजी राउट डीपन्स इंडेक्स एट 21 मंथ लो। एफएमसीजी, ये जो स्टॉक्स है, ये सेक्टर है, बहुत पुअरली परफॉर्म कर रहा है और ऐसे टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्ग रहता था हमेशा से। तो क्या रीजंस हैं और क्या इसमें कुछ पॉजिटिव हमें होप रखना चाहिए कि कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है? एक बार इसके बारे में भी हम लोग ज़रूर बात करेंगे। अब बात करते हैं टैरिफ ऑफेंसिव की। टैरिफ ऑफेंसिव मतलब पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर शुरू हो गया। टैरिफ वॉर क्या कि मैं तुम पे 25% टैक्स लगा रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ से जो भी सामान आता है, और फिर वो रिटेलिएट करके 25% और लगा रहा है, तो ये रिटेलिएट करके 15% और ऐड कर रहा है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं ये पूरा प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। तो वॉशिंगटन, अगर आप देखें, यूएस यहाँ पे इस वॉर का मैं कहूँगा लीडर है। सबसे पहले इन्होंने ही शुरू किया और ऑफेंसिव सबके अगेंस्ट इन्होंने ऑफेंसिव लिया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ पर्टिकुलर कंट्रीज़ को टारगेट किया है। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने 25% टैरिफ डिस्कस क पहले ही हमने किया है कि इन्होंने लगाया था मेक्सिको और कनाडा पर, लेकिन फिर उन्हें 1 महीने का टाइम दिया कि ठीक है, आप देख लो एक बार आप क्या कर सकते हो और 1 महीने से वो एप्लीकेबल हो जाएगा आपके ऊपर। तो ये ट्यूसडे से मतलब कल से एप्लीकेबल हो गया है। एंड यहाँ पे एक तो 25% टैक्स लगेगा हर एक गुड्स पे जो मेक्सिको और कनाडा से यूएस आ रहा है, और साथ ही साथ जितने भी चाइनीज़ गुड्स हैं, वो भी अब उन पे एडिशनल 20% और लगेगा जो पहले लग रहा था उससे। तो यहाँ पे कहीं न कहीं ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी सारे लॉन्च हो रहे हैं यूएस के अपने 3 टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ, मेक्सिको, कनाडा एंड चाइना। बीजिंग एंड ओटावा ने ऑलरेडी रिटेलिएट कर दिया है। मतलब कनाडा ने रिटेलिएट किया है और उन्होंने भी कहा है कि हम भी तुम्हारे यहाँ से जो भी चीज़ें आ रही हैं, उस पे 25% टैक्स लगाएँगे। तो एक्शंस जो हैं ये एक कहीं न कहीं यहाँ पे अफेक्ट कर सकती है $2.2 ट्रिलियन डॉलर्स को इन टू वे एनुअल ट्रेड। फ एंड यहाँ पे अब ये देखिए कि ऐसा भी नहीं है कि बाकी कंट्रीज़ झुक रही हैं, वो भी रिटेलिएट कर रही हैं। अब चाइना ने किया रिटेलिएट, इसके बाद कनाडा ने भी कर दिया, हो सकता है मेक्सिको भी कर दे। तो ट्रम्प का कहना है कि जो 3 कंट्रीज़ हैं ये, जिन पे मैं टैक्स लगा रहा हूँ, ये ये फेल हो गई इनफ करने में, इतना करने में कि जो डेडली फेंटानिल ओपियोइड है, वो यूएस में आए, या फिर जिसके प्रिकर्सर केमिकल्स हैं, वो यूएस में आए। इसके अलावा जो ड्रग्स की प्रॉब्लम्स हैं, वो ये नहीं सॉल्व कर पाए, तो इल्लीगल इमिग्रेशन है, वो ये नहीं सॉल्व कर पाए। ऐसे रीज़न्स देकर के कह रहे हैं कि इसलिए मैं ये टैरिफ लगा रहा हूँ। तो चाइना ने अनाउंस किया है एडिशनल टैरिफ ऑफ 10 टू 15% सर्टेन यूएस इंपोर्ट्स पर फ्रॉम मार्च 10, और इन्होंने स्लैब किया है एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट कर्व्स ऑन 25 यूएस फर्म्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट कर्व भी लग चुका है 25 यूएस की कंपनियों पे। तो एक्सट्रीम प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है चाइना पर, और ये एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन और मिस्टेक है, ये कहना है बीजिंग का। एंड चाइना कभी भी बुलिंग या कोएर्शन के अगेंस्ट नहीं झुकता। कनाडा इम्पोज़ कर रहा है 25% टैरिफ, करीब 30 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स वर्थ ऑफ यूएस इंपोर्ट्स पर इफेक्टिव इमीडिएटली, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडेau ने अनाउंस किया। एंड उनका कहना है कि कोई भी एब्सोल्यूटली कोई जस्टिफिकेशन नहीं है यहाँ पे और नीड व्हाटसोएवर फॉर दीज़ टैरिफ्स टुडे, और इन्होंने कहा टर्मिंग इट अ वेरी डम्ब थिंग टू डू।
इन्होंने ये भी ऐड किया कि ऑटवा जो है ये चैलेंज करेगा यूएस मेजर्स को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एंड थ्रू द यूएस मेक्सिको कनाडा ट्रेड एग्रीमेंट। यहाँ पे जो बात हुई थी, जो डिस्कशंस हुए थे, एग्रीमेंट्स हुए थे, किस तरीके से ये फॉलो नहीं कर रहा है यूएस यहाँ पे। एंड कहीं न कहीं सारी कंट्रीज़ देखो बहुत नाराज़ है। अगर आप यूरोपियन यूनियन की बात करो तो वहाँ भी ऐसी बात चल रही है। एंड यूरोपियन यूनियन एंड जितने भी दूसरे मार्केट्स हैं, एशियन मार्केट्स हैं, वहाँ पे भी रिटेलिएशन की ही डिस्कशंस होगी। अगर यूएस हम पे टैक्स लगाता है, तो हम भी यूएस पे टैक्स लगाएँगे। ये एटीट्यूड पूरी दुनिया अपना रही है। तो लेट्स सी आपके अकॉर्डिंग अब अगर ऐसा हो जाए कि सारी कंट्रीज़ एक-दूसरे के ऊपर 25% टैक्स लगा दें, तो क्या आपको लगता है कि कुछ चेंजेज़ आएँगे इससे, क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना ओपिनियन दें कि आपको क्या लगता है कि क्या यूएस या कनाडा या दुनिया भर में इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा, अगर टैक्सेस इंक्रीज़ होंगे? क्योंकि यहाँ पे पैसा कौन कमाएगा, किसके पैसे जाएँगे, किसकी जेब से पैसे कम होंगे? ये एक बार हमें सोचना होगा कि पैसे का फ्लो क्या रहने वाला है। तो ज़रूर इस बात पे थोड़ा-सा आपको गौर करना है और कमेंट सेक्शन में इसी के ऊपर कुछ कमेंट डालना है आज। क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसे सारी चीज़ें हैं जो हो सकती है। इसका तो एक बटरफ्लाई इफ़ेक्ट क्रिएट हो सकता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा। As US takes lead, इंडिया में मूव टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि क्योंकि यूएस लीड ले रहा है तो इंडिया भी ऐसे कुछ मूव्स कर सकता है जहाँ पे ये रेगुलेशन लाने की बात करे क्रिप्टो करेंसी के लिए। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो अनाउंस कर दिया है कि वो क्रिप्टो करेंसी का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने वाले हैं। मतलब जिस तरीके से भारत में सेंट्रल बैंक डॉलर रिजर्व मेंटेन करता है ना? डॉलर के रिजर्व्स हैं, वैसे ही उनका सेंट्रल बैंक क्रिप्टो के रिजर्व्स को मेंटेन करेगा। इंडियन क्रिप्टो स्पेस में भी एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि ये लेजिटिमेसी बढ़ा देगा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के इन द कंट्री टू। और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो होगा एक पोटेंशियली ये स्ट्रेंथन करेगा द केस फॉर कंट्री टू कंसीडर इंटीग्रेटिंग क्रिप्टो इनटू द रिजर्व्स। लास्ट वीक अगर आप देखो तो ट्रम्प ने कहा कि 5 वीडियोज़ हैं इंक्लूडिंग बिटकॉइन, ईथर, एक्सआरपी, सोलाना एंड कार्डानो और ये एक्सपेक्टेड है कि इंक्लूडेड होंगे नए स्ट्रैटेजिक यूएस रिजर्व्स में। तो इन्होंने इस इन सारे कॉइन्स का नाम लिया जिनका ये है बिटकॉइन हो गया, ईथर आई थिंक ये 2 सबसे बड़े कॉइन्स हैं मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के हिसाब से, फिर एक्सआरपी है, सोलाना है और कार्डानो है। क्रिप्टो एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि जो अनाउंसमेंट्स हैं लीडिंग क्रिप्टो अडॉप्टिंग नेशन से, ये एनकरेज कर सकता है दूसरे देशों को कि वो भी जैसे कि इंडिया की वो भी क्रिप्टो के रिजर्व्स कुछ क्रिएट करें और क्लियर वर्चुअल डिजिटल एसेट रेगुलेशंस लेके आएँ। तो ट्रम्प के जो अनाउंसमेंट्स है यूएस क्रिप्टो रिजर्व्स पे ये पूरी तरीके से चेंज कर चुके हैं इन्वेस्टर सेंटिमेंट को ग्लोबली। एंड ये जो सेंटिमेंट है ये हमें इंडियन इन्वेस्टर्स के अमंग्स भी देखने को मिला है, जहाँ पे ज़्यादातर जो एक्सचेंजेस हैं वो ये देख रहे हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो रही है, क्रिप्टो में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। प्राइस भी अगर आप देखेंगे बिटकॉइन का ये करीब-करीब $95,000 चल रहा है। एंड ये 78 से 95 आ चुका है ऑन फ्राइडे। तो नॉर्मलाइज्ड रेट इसका आ गया $82,800 पर एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस रिपोर्ट। एंड प्रेज़ेंट में इंडिया का कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट को रेगुलेट करता है। आरबीआई मेंटेन करता है कि क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़ा एक एज़ अ रिस्क है हमारे लिए और ये हमारे देश में नहीं होना चाहिए। इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट भी कई बार ट्राई कर चुकी है इंटरनेशनल मीटिंग्स में सारी कंट्रीज़ को कन्विंस करने के लिए कि क्रिप्टो को बैन कर दिया जाए और साथ में मिल के अगर सारे देश बैन कर दें तो हम इसे दबा सकते हैं। बट फिर बाकी कंट्रीज़ ऐसा नहीं चाहती थी। कहीं न कहीं इंडिया का जो यहाँ पे मैं कहूँगा पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हम लोग काफ़ी डिफर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ओपिनियन वेस्ट के साथ स्पेसिफिकली ऑन क्रिप्टो करेंसीज़। हम चाहते हैं इसे बैन करना, वो लोग चाहते हैं इसे काफ़ी रेगुलेट करना और अडॉप्ट करना। तो इंडिया के लिए क्रिप्टो अडॉप्शन ऑलरेडी हाईएस्ट है ग्लोबली में, लोग इंडिया में बहुत पसंद करते हैं। ऑलरेडी इंडियंस के अगर आप देखोगे तो इतने अकाउंट्स हैं, इतने जबकि इतना ज़्यादा खराब टैक्सेशन है मतलब लिटरली टैक्सेशन पूरा प्रॉफिट किल कर देता है इंडिया में क्रिप्टो पर। बट स्टिल इंडियंस मतलब मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है क्रिप्टो मार्केट में। स्पेसिफिकली काफ़ी सारे हमारे स्टार्टअप्स भी हैं जो दुबई शिफ्ट हो चुके हैं ऑफ कोर्स क्योंकि वहाँ पे रेगुलेशंस अच्छे हैं। तो वी आर ऑलरेडी वेरी मतलब ऐसा है कि हम ऑलरेडी बूम कर चुके हैं काफ़ी और काफ़ी एडॉप्शन हो चुका है। निफ्टी 50 लॉग्स लॉन्गेस्ट लूजिंग स्ट्रीक सिंस 96। जो हमारा बेंचमार्क है निफ्टी 50 इंडेक्स, हमारे शेयर बाजार का सबसे बड़ा इंडेक्स कौन-कौन सा है? सेंसेक्स और निफ्टी, निफ्टी 50 हम इसे बोलते हैं। तो ये करीब लगातार 10वें दिन इन्होंने लॉसेस रिकॉर्ड किए हैं और क्लोजिंग इनकी आई है 22,080 पर और ये लोएस्ट लेवल है इनका।
जून 4 2024 से 16% की गिरावट आ चुकी है सितंबर 26 के जो हाईएस्ट पीक था वहाँ से, और जो 10 कंसेक्यूटिव सेशंस हैं ऑफ लॉसेस ये मार्क करते हैं लॉन्गेस्ट लूजिंग स्ट्रीक। यहाँ पे अगर आप देखोगे, जब से इंसेप्शन हुआ है, निफ्टी का इंसेप्शन कब हुआ था? 22 अप्रैल 1996 को, और यहाँ से लेकर अगर अगर आप देखोगे तो ये लॉन्गेस्ट लूजिंग स्ट्रीक है हमारी। बिटवीन दिसंबर 2000 सॉरी 1995 एंड जनवरी 10, 1996 निफ्टी डिक्लाइन हुआ था 6%, 10 स्ट्रेट सेशंस ऑफ लॉसेस में। और ज़्यादातर ये सबसे ज़्यादा था इन द मोस्ट रीसेंट 10 सेशंस, और निफ्टी अभी गिरा है कितना 3.85% या 879 पॉइंट्स। तो इंटरेस्टिंगली लास्ट 19 ट्रेडिंग सेशंस जो रहे हैं फरवरी 5 से लेकर अभी तक के, तो निफ्टी सिर्फ एक ही दिन पॉजिटिव रहा है, और उस दिन भी उसने 0.13% गेन किया था फरवरी 17 पर। दैट्स इट। तो ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेस की बात करें, जैसे निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी माइक्रो कैप 250, ये बेयर मार्केट टेरिटरी में है। बेयर मार्केट किसको बोलते हैं? जब कोई भी इंडेक्स अपने पीक से, ठीक है, सबसे पीक की बात कर रहा हूं मैं, 20% से ज्यादा अगर नीचे गिर जाता है तो वो बेयर मार्केट में आ जाता है। तो निफ्टी बेयर मार्केट में नहीं है, सेंसेक्स बेयर मार्केट में नहीं है, लेकिन हमारा जो ब्रॉडर मार्केट इंडिसेस है वो बेयर मार्केट में आ चुके हैं। इम्पोर्टेंट क्या है और इस आर्टिकल में? एक तो ये है कि अर्निंग्स ग्रोथ में स्लो डाउन आया है, बहुत रिपीटेड कॉन्टेक्स्ट है, ये भी नैरेटिव है। और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है यहाँ पे इसके भी कंसर्न्स हैं, ये भी बहुत रिपीट हो रहा है बहुत टाइम से, तो जब से चाइना नीचे गया है तब से है। टैरिफ वॉर जब से ट्रम्प आए तब से हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉरेन आउटफ्लोज जब से ये साल शुरू हुआ है तब से डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ भी नया इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। यही फैक्टर को लेकर के अभी भी डिस्कशंस चल रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है ज़्यादातर कि जैसे ही स्टॉक्स मूव करते हैं, मार्केट मूव करती है, न्यूज़ वाले अपने आप ही न्यूज़ कुछ ना कुछ इस पे चिपका देते हैं। तो हमेशा इनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है आपको। जो एक्सपेक्टेशंस है एफवाई 26 कॉर्पोरेट अर्निंग्स के, वो एलिवेटेड ही है अभी इनके ओपिनियन में। मतलब आगे अर्निंग्स अगर अच्छी आने वाली है तो देखो क्या होता है। अगर अर्निंग्स बहुत डिसअपॉइंटिंग नहीं रही तो ऑफ कोर्स यही स्टॉक्स सबको बहुत सस्ते लगने लगेंगे कुछ दिन बाद। अब बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर की। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर है, इसमें मैं बता देता हूँ स्टॉक्स कौन-कौन से आते हैं। जैसे आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये जो हम रोज़ की चीज़ें कंज़्यूम कर रहे हैं ना, हम आज साबुन यूज़ कर रहे हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, या फिर डेली इक्विपमेंट्स छोटी-छोटी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। लाइफ में ये नेसेसिटीज़ जिसे हम बोलते हैं, ये एफएमसीजी सेक्टर में आते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। एंड यहाँ पे ये एक ऐसा सेक्टर था जो कहा जाता था कि जब हमें लगा पूरा शेयर बाज़ार नीचे जाने वाला है, तो इसके शेयर आप खरीद के रख लो। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो जाए लोग नेसेसिटी तो कंज़्यूम करेंगे ना, है ना? कोई ऐसा थोड़ी है कि नेसेसिटी दाल-चावल, आटा खाना बंद कर देगा। लेकिन इस बार उल्टा हुआ। शेयर मार्केट इससे पहले क्रैश होती, एफएमसीजी सेक्टर पहले ही नीचे चला गया, और जब शेयर मार्केट क्रैश हुई, तो ये और ज़्यादा नीचे चला गया। येस, ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है इंडेक्स को। यहाँ पे अगर आप देखोगे, बीएसई का एफएमसीजी इंडेक्स है जिसमें सारी एफएमसीजी कंपनियाँ आती है इस इंडेक्स में, ये 21 महीने के लो पे चल रहा है। आप ये सोचो। क्यों? क्योंकि एक तो डिमांड बहुत बड़ा कंसर्न है, डिमांड अच्छी नहीं हो रही है। इन्फ्लेशनरी स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है। तो अर्बन डिमांड ट्रेंड्स जो हैं वो अभी भी टेपेड हैं। रिकवरी अभी भी लाइकली टू बी ग्रेजुअल रहने वाली है यहाँ पे, इन्फ्लेशन जब तक पीक आउट नहीं होता। दूसरा पॉज़िटिव क्या है, मैं पॉज़िटिव ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ आर्टिकल में, बट नहीं, देखिए, ये तो हमें भी पता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक तो अर्बन डिमांड। शहरों में डिमांड कम हो गया, कंज़म्पशन कम हो गया है, रिकवरी बहुत धीरे-धीरे आ रही है। इन्फ्लेशन जब तक पीक आउट नहीं होता तब तक देखना होगा कि भाई क्या होता है। और एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स जो है इनकम टैक्स रेट कट से, वो भी आने में थोड़ा लैग इफ़ेक्ट रहेगा उसका। तो बीएसई का एफएमसीजी इंडेक्स 1% डाउन था, ये तो ख़ैर बात कर रहे हैं हम लोग इंट्राडे की, लेकिन ये करीब 21 महीने के लो पे चल रहा है, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। अगर आप कंपेयर करो पुराने कभी भी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से हमारे एफएमसीजी इंडेक्स के, पास्ट मंथ में बीएसई का एफएमसीजी इंडेक्स टैंक हो चुका है 12% एज़ कंपेयर टू 7% डिक्लाइन इन बीएसई सेंसेक्स। ओवर द पास्ट 6 मंथ्स इंडेक्स जो है ये प्लंज हुआ है कितना, 21% अगेंस्ट 11% फॉल इन बेंचमार्क इंडेक्स। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर इंडिया, नेस्ले, ब्रिटानिया, मैरिको, कोलगेट, पाल्मोलिव, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये 1 से 2% नीचे गिरे हैं थर्सडे को भी, एंड 5 मतलब पिछले 6 महीने में करीब-करीब 35% तक गिर चुके हैं। एफएमसीजी कंपनीज़ के वैल्यूएशंस डीरेट हो गए हैं, क्योंकि अर्निंग्स प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है डिमांड स्ट्रेस की वजह से और इन्फ्लेशन की वजह से, एंड अर्बन डिमांड ग्रोथ अभी भी कम है, हायर अनएम्प्लॉयमेंट है, स्लगिश रियल वेज ग्रोथ है, एंड रूरल डिमांड
बाउंस बैक तो हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इंटरवेंशंस उसके लिए हमें और नॉर्मल मॉनसून्स की ज़रूरत होती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, राइट? इसमें कॉन्फिडेंस दिखाना बहुत मुश्किल है। अगर कोई भी चीज़ 2 इतने अनसर्टेन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, बारिश और गवर्नमेंट, तो उस पे बेट करना डिफ़िकल्ट होगा? जी, होगा। तो यही रीज़न है कि एफएमसीजी को लेकर के एकदम से पॉज़िटिविटी नहीं बिल्ड हो रही है कि आप एक ग्राफ एक्सेल शीट पे आप एक पूरा चार्ट और फ़ोरकास्ट बना दो कि भई देखो ये तो जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज़ हैं, यहाँ जा रहे हैं कि उसमें इफ्स एंड बट्स इतने सारे आ जाते हैं और वो भी इतने ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें डिपेंडेंसी है ऐसी चीज़ों पे जिस पे वैसे भी लोगों को ट्रस्ट नहीं है, जैसे कि वेदर और गवर्नमेंट। तो हायर रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है, कॉम्पिटिटिव प्राइसेज़ आ गए हैं, ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई किसी-किसी चीज़ पर या फिर इंटरनेशनल प्राइसेज़ बढ़ गए कुछ कमोडिटीज़ के। आप कॉफ़ी के देखो दाम डबल हो चुके हैं, पाम ऑयल के अगर आप देखो प्राइसेज़ कितने बढ़ चुके हैं। हमारे ऑयल के प्राइसेज़ अभी 1 लीटर ऑयल आई थिंक 150 ₹160 लीटर मिल रहा होगा अगर आप देखेंगे टॉप 5 सेलिंग जो हमारे सरसों के तेल हैं या फिर आप रिफाइन ऑयल देखो, पाम ऑयल देखो, आप इनके प्राइसेज़ देखो 6 महीने पहले से कंपेयर करो, काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो कमोडिटी प्राइसेज़ इंक्रीज़ होते हैं, तो कहीं न कहीं एकदम से प्राइस हमारे लिए तो नहीं बढ़ा देंगे वो प्रोडक्ट्स के, तो इनका मार्जिन प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इनका। मार्जिन प्रेशर मतलब जो प्रॉफिट मार्जिन है, इस पर प्रेशर काफ़ी दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पे ये क्या करते हैं फिर या एडवर्टाइज़मेंट एक्सपेंसेस कम करेंगे या दूसरे एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा कम करेंगे, लोगों को निकालेंगे क्योंकि प्रॉफिट्स को तो आगे ग्रो करना है, राइट? तो अगर आप देखेंगे एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर या फिर नेस्ले इंडिया तो इनके वैल्यूएशंस अभी 5 साल का जो एवरेज है ना फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग्स उसके भी नीचे चल रहा है और वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है देन हिस्टोरिकल लेवल्स तो ब्रोकरेज कह रहे हैं कि अर्निंग्स की इंप्रूवमेंट आ जाए, तो कुछ बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप रोज़ ऐसे वीडियोज़ को देखना चाहते हो, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।